Hello students, welcome to my channel Biz Classroom, and I am Dr. Jyoti Prakash. And in this video lecture we will discuss important question number 9 of sales and retail management. So question number 9 is how sales forecasting, budgeting, sales quota and territory planning contribute to the productivity of a sales organization. पहले हम समझेंगे सेल्स फोरकास्टिंग के बारे में. सेल्स फोरकास्टिंग एक ऐसा प्रोसेस जिससे कि हम एस्टिमेट करते हैं, एंटिसिपेट करते हैं द फ्यूचर सेल्स ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेटा. मतलब जो पास्ट रिकॉर्ड है या पास्ट डेटा है उसके बेसिस पे, मार्केट ट्रेंड के बेसिस पे हम एंटिसिपेट कर सकते हैं. और जो सेल्स टीम है जो आपके अंडर में काम कर रही है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, उनके इनपुट्स को भी लेके हम क्या कर सकते हैं, सेल्स को फोरकास्ट करते हैं. So it is all about process of anticipating or predicting the future sales. ये कैसे प्रोडक्टिविटी को बूस्ट अप करता है? Like sales forecast gives you a realistic picture about the targets and the expectation. Like कि वैसा टारगेट आप सेट आउट करोगे because past record is saying you something, giving you a picture कि हाँ जो पास्ट में इतना डेटा था या इतनी सेल्स थी तो इस साल कितनी सेल होगी. तो ऑन दैट बेसिस आप क्या करोगे, आप रियलिस्टिक टारगेट और एक्सपेक्टेशन सेट आउट कर सकते हो. उसके अकॉर्डिंग आप इन्वेंट्री प्लानिंग कर सकते हो, रिसोर्स एलोकेशन कर सकते हो. डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलेगा कि कैसे मार्केटिंग, प्रोडक्शन और स्टाफिंग करें. मीन्स कैसे लोग, कितने लोग, प्रोडक्शन कैसे हम करें, कितने लेवल का करें और उसको मार्केट में हम डिस्ट्रीब्यूट कैसे कराएं. और साथ ही साथ सेल्स फोरकास्टिंग बेसिकली मेकिंग योर सेल्स टीम प्रोएक्टिव बिकॉज डिमांड में अगर किसी तरीके का फ्लक्चुएशन होता है या बेसिकली यू आर गिविंग अ क्लियर पिक्चर अबाउट द फोरकास्टेड सेल्स, तो योर सेल्स टीम विल बी रेडी फॉर अचीविंग दैट पर्टिकुलर सेल्स फिगर. लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फोरकास्ट प्रिडिक्ट हाई डिमांड इन अ रीजन. अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में डिमांड ये है कि वहां पे ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ सर्टेन फैक्टर्स या रीजन, तो वहां पे हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा सेल्स पर्सन भी लगाएंगे और ज्यादा विजिबिलिटी भी बढ़ाएंगे सो दैट की रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा हो. ये विजिबिलिटी या प्रमोशनल एफर्ट ज्यादा करने की जरूरत क्यों होगी? बिकॉज कहते हैं ना कि जो दिखता है सो बिकता है. तो आपको ज्यादा दिखाते रहना है अपने आप को, तभी आपका जो एस्टिमेटेड सेल्स है या फोरकास्टेड सेल्स है वो आप पूरा या अचीव कर सकते हो. नेक्स्ट इज व्हाट लाइक सेल्स बजटिंग. So sales budgeting is all about what? Allocating financial resources to different sales activities. ये भी एक तरीके का financial plan है जिसमें कि describe किया जाता है कि sales activities कौन कौन सी है और हर एक activities में हमें कितना कितना fund या कितना पैसा लगाना है, जो financial resources को invest करना है. Like promotion, training, travel में, commission में कितना ज्यादा पैसा लगेगा, तो उसके हिसाब से एक estimated fund मतलब अमाउंट का भी एस्टिमेशन किया जाता है, एक बजट प्रिपेयर किया जाता है. ये कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है? लाइक ये इंश्योर करता है ऑप्टिमल यूज ऑफ द रिसोर्सेस. अननेसेसरी की स्पेंडिंग नहीं है बिकॉज आपका बजट आपको गाइड कर रहा है कि आपको कहाँ पे और कितना पैसा लगाना है, हर एक्टिविटीज पे कितना कितना है, बिकॉज यू हैव डिटरमिन्ड अर्लियर. सो उसके हिसाब से जो गाइड आपको किया जा रहा है बजट के थ्रू, आप उतना स्पेंडिंग करोगे. अननेसेसरी जो स्पेंडिंग है उसको आप रोक दोगे बिकॉज यू आर हैविंग अ क्लियर गाइडेंस कि आपको कहाँ पे कितना खर्च करना है. आपका गोल प्लान आउट करने में इनकरेज करेगा, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाएगा और कहीं ना कहीं एक तरीके से बेंचमार्क सेट करता है कि हमने जैसी परफॉर्मेंस दी थी या जो एक्सपेक्टेड था और एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी हुई है, तो उसके बेसिस पे एक इवैल्यूएशन होगा अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द सेल ऑर्गेनाइजेशन. एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं कि अ बजट एलोकेटेड फॉर सेल्स ट्रेनिंग, जो कहीं ना कहीं इंश्योर करता है स्किल डेवलपमेंट विदाउट ओवर स्पेंडिंग. यानी कि वो बजट में आपको बता दिया गया था कि इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इतना अमाउंट लगना है और इतना ही खर्च करना है. सो आप उसी अमाउंट को ध्यान में रखते हुए आप क्या करोगे, अपने सारे ट्रेनिंग एक्सपेंसेस को बेयर करोगे, इनकर करोगे. सो सेल्स बजट इज जस्ट लाइक अ गाइडिंग स्टेटमेंट और अ प्लान जो ऑर्गेनाइजेशन को बताता है कि कितना फाइनेंशियल रिसोर्सेस आप खर्च करो अलग अलग सेल्स एक्टिविटीज में, सो दैट आपकी प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहे और आपका ग्रोथ भी होते रहे. नेक्स्ट इज सेल्स कोटा. सेल्स कोटा की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स कोटा क्या है? एक तरीके का टारगेट
और जो हम लोग बोलते हैं ना कि सेल्स टीम को टारगेट दिया गया है या मुझे ये टारगेट मिला है, तो दैट टारगेट इज कॉल्ड व्हाट, कोटा। सो ये जो सेल्स कोटा होते हैं ये एक तरीके का टारगेट है, एक तरीके का गोल सेट है जो इंडिविजुअल सेल्स पर्सन को या टीम वाइज या इंडिविजुअल वाइज दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ लाइक इंक्रीजिंग रेवेन्यू, या फिर इतने नंबर ऑफ यूनिट्स आपको सोल्ड करने हैं या इतने नंबर ऑफ क्लाइंट्स आपको बनाने हैं। तो इन नंबर्स या इस कॉन्टेक्स्ट में हम टारगेट असाइन कर सकते हैं या दे सकते हैं अलग अलग इंडिविजुअल सेल्स पर्सन को। ये कैसे प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता है, लाइक सेल्स टीम को मोटिवेट करता है, बिकॉज सेल्स टीम आर आल्सो नोइंग कि हाँ उसे कितना टारगेट अचीव करना है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू इधर या यूनिट सोल्ड या न्यू कस्टमर अक्वायर्ड। एक हेल्दी कंपटीशन रहता है बिकॉज एवरीबॉडी इज नोइंग हिज और हर टारगेट। सो उस टारगेट के कंप्लीशन के लिए वो अपने हिसाब से काम करता है, तो एक तरीके का हेल्दी कंपटीशन रहता है। इंडिविजुअल और टीम कंट्रीब्यूशन को एक तरीके से ट्रैक आउट करता है। सपोज कि मुझे 10 कार्टन या 100 कार्टन अगर सेल आउट करने थे, अगर मैंने 120 किया है तो वो भी एक कंपैरिजन हो जाएगा कि गिवन टारगेट से ज्यादा, गिवन कोटा से मैंने ज्यादा किया, तो ऑब्वियसली माय परफॉर्मेंस इज वेरी गुड। और अगर किसी ने बिलो एवरेज सपोज 80 किया है, इट मींस कि उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बियॉन्ड जो एक्सपेक्टेशन थी उससे कम है, नॉट बियॉन्ड, लेस देन एक्सपेक्टेशन थी, तो उसकी परफॉर्मेंस इज नॉट सो इफेक्टिव। और सेल्स कोटा के बेसिस पे हम परफॉर्मेंसेस को इवेल्युएट करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये इंसेंटिव अकॉर्डिंगली डिजाइन किया जा सकता है एंड उनका रिकॉग्निशन एक्नॉलेजमेंट को हम डिसाइड कर सकते हैं, बिकॉज जितना ज्यादा जो टारगेट अचीव करेगा ऑब्वियसली ही और शी इज एलिजिबल टू गेट इंसेंटिव और रिकॉग्निशन एक्नॉलेजमेंट इनटू द ऑर्गेनाइजेशन। लाइक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि एक सेल्स पर्सन है जो लगातार मीट आउट कर रहा है कोटा को अचीव कर रहा है या उससे ज्यादा ही अचीव कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो एलिजिबल होता है अ बोनस और अ प्रमोशन, जो कि कहीं ना कहीं उनके उसके और परफॉर्मेंस बेटरमेंट की गारंटी या एश्योरेंस देता है। आई होप कि ये समझ में आपको आ रहा है, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। नेक्स्ट है टेरिटरी प्लानिंग। तो टेरिटरी प्लानिंग क्या है, एक तरीके से जब एज अ सेल्स पर्सन आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हो, तो यू हैव बीन असाइंड अ पर्टिकुलर एरिया, तो दैट एरिया इज कॉल्ड टेरिटरी एंड यू आर टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग एंड मेंटेनिंग द सेल ग्राफ in that particular assigned area or the territory. So that is all about the importance of territory planning. सपोज कि आई एम नोइंग कि मेरा एरिया कौन सा है, मुझे कहाँ कहाँ पे कवर करना है, मुझे कहाँ कहाँ जाना है। सो somehow it is giving a clear picture to all the sales person कि किस एरिया के लिए वो कहाँ कहाँ उनको विजिट करना है या किन एरियाज में उनको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है। एक बैलेंस्ड वर्कलोड है और कवरेज ऑफ ऑल मार्केट एरियाज है कि सबको अलग अलग टेरिटरी दे दी गई है, तो हर कोई एक टेरिटरी के लिए रिस्पॉन्सिबल। इट मीन्स कि एक बैलेंस्ड वर्कलोड है और इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, पूरे मार्केट एरिया को कवर कर रही है। डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को रिड्यूस करती है। हाउ? बिकॉज आई हैव बीन असाइंड वन पर्टिकुलर एरिया suppose and another one is assigned another territory, another particular area, so जो भी मैं काम करूंगी अपने एरिया में करूंगी एंड नो अदर सेल्स पर्सन विल डू और परफॉर्म एनी एक्टिविटीज इन माय एरिया। सो बाय डूइंग सो वो डिप्लीकेशन नहीं होगा, वो अपने एरिया में काम कर रहा है, मैं अपने एरिया में काम कर रही हूँ, वो मेरे एरिया में इंटरवीन नहीं करेगा, आई विल नॉट इंटरवीन हिज और हर एरिया। सो कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स को रिड्यूस होगा। और कस्टमर के पास भी ऐसा नहीं कि मैं भी जा रही हूँ आप भी जा रहे हैं, बिकॉज आपके एरिया में जो कस्टमर है आप उन्हीं से मिलोगे, उसके एरिया में जो कस्टमर है वो उससे मिलेगा, तो ओवरलैपिंग ऑफ कस्टमर इंटरेक्शन भी नहीं होगा। कस्टमर रिलेशनशिप बेसिकली इनहेंस होगा। क्यों? बिकॉज आप टोटली उसी एरिया के लिए असाइंड हो, तो वहां पे जितने भी कस्टमर्स होंगे दे विल नो यू। सो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं इनहेंस होगा। टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव होगा बिकॉज you need not to go different territory or different area, you have been assigned one particular area, so every day you have to go there and do all the sales activities there, तो कहीं ना कहीं टाइम मैनेज कर पा रहे हो आप एंड इट इज ऑब्वियसली अ कॉस्ट इफेक्टिव प्लानिंग इज बेसिकली कि आप अलग अलग लोगों को लान, जो लोग हैं वो उस एरिया में काम कर रहे हैं, तो कॉस्ट इफेक्टिव है। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कॉस्ट या बहुत ज्यादा आपको जो कहते हैं ना टीएडीए ट्रैवलिंग और डियरनेस अलाउंस, ये सब आपको बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप अपने कॉस्ट को सेव आउट कर सकते हो।
एग्जाम्पल में असाइनिंग वन सेल्स पर्सन टू ईच जियोग्राफिक जोन प्रिवेंट ऑब्वियसली ओवरलैपिंग को प्रिवेंट करता है. So it is all about the concept of territory planning. So in totality or in conclusion, I am saying that sales forecasting, budgeting, quota and territory planning form a strategic framework जो कहीं ना कहीं efficiency, motivation and performance of an organization को क्या करता है, बढ़ाता है. और अगर आप इन सारी चीजों पे ध्यान दे रहे हो, क्लियर गोल सेट कर रहे हो, एलोकेट कर रहे हो अपने रिसोर्सेज को बहुत ही स्मार्ट तरीके से, स्मार्टली अपने एफर्ट्स को बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो आप ये कॉन्फिडेंट रहो कि ईच मेंबर ऑफ द सेल्स टीम contribute to contribute something, yeah, many thing to the growth of the company in a very structured and measurable way. So it is all about sales forecasting, budgeting, quota and territory planning. एंड आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ. अगर आपको इसका पीडीएफ या नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल या हमारे व्हाट्सएप चैनल के थ्रू ले सकते हैं. उसका जो लिंक डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, मैं आपको समझा पाई हूँ, तो इसको सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए.